क्लास में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत लगने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा विषय रहेगा गोंड जनजाति। विश्व की प्रमुख जनजातियां, इस पाठ में हमने 4 जनजातियों के बारे में शुरुआत में चर्चा की थी कि इस पाठ में हम एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, भील जनजाति और गोंड जनजाति, इन 4 जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। एस्किमो, बुशमैन और भील, इन 3 के बारे में हमने पढ़ लिया। आइए आज हम गोंड जनजाति के बारे में बात करेंगे, जो विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इस पाठ में आई 4 जनजातियों में से गोंड और भील जनजाति भारत में निवास करती है। एस्किमो और बुशमैन भारत में निवास नहीं करती है। तो भारत में निवास करने की दृष्टि से अगर देखा जाए, या फिर यूं कहें प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हमारे जीके के प्रश्न आते हैं उनकी दृष्टि से देखा जाए, तो आज हमारा टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जीके के कई सवाल आज क्लियर होंगे। तो लीजिए जुड़ते हैं आज की क्लास। आइए बात करते हैं गोंड जनजाति के बारे में विस्तार से। और सबसे पहले हम बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यहां पहला प्रश्न क्लियर होता है, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो हमारा उत्तर होगा गोंड जनजातीय समूह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो यहां नोट करें, आप ध्यान दें, ना केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में जनजातियों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। और वो कहां निवास करती है? भारत देश में। तो यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसके बाद बात करें, भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति है। ये भारतीय प्रायद्वीप में निवास करती है। देखिए 11वीं क्लास में आपने अच्छी तरीके से प्रायद्वीप के बारे में जानकारी ली। भूमि का ऐसा भाग जो 3 ओर जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और इसी वजह से भारत भी एक प्रायद्वीप है। अगर हम यहां बात करें भारत के दक्षिणी भाग की, तो इस दक्षिणी भाग में इस और अरब सागर, भारत के मानचित्र में हमने देखा यहां दक्षिण में हिंद महासागर और ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो ये 3 और का जो भूभाग है, ये तीनों भूभाग जल राशियों से घिरा हुआ है। इसलिए ऐसा भूभाग जो 3 और जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये गोंड जनजाति जो है ये भारतीय प्रायद्वीप में निवास करती है, यहां निवास करती है। तो भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली विश्व की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। आइए इसके बाद बात करें इस शब्द के बारे में कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई। तो गोंड जो शब्द है वह शब्द खोंडा से लिया गया है। खोंडा। अब ये खोंडा क्या है? इस खोंडा का सामान्य अर्थ होता है पहाड़ी। तो यहां से हम क्लियर समझ सकते हैं ऐसी जनजाति जो पहाड़ियों में निवास करती है वो कौन सी है? गोंड जनजाति। हालांकि हमने इससे पहले 3 जनजातियों के बारे में बात की, उनमें भील जनजाति के बारे में हमने चर्चा की। तो वो भील जनजाति भी दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। और सामान्यतः यही होता है, जो जनजातियां हैं वो दुर्गम और पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों में, वन्य क्षेत्रों में, मरुस्थलों में, ऐसे क्षेत्र जहां आम जो लोग हैं वो नहीं जाते हैं, नहीं रहते हैं, उन क्षेत्रों में ये जनजातियां निवास करती है। और इसके पीछे कारण भी है कि यह जनजातियां ऐसे क्षेत्रों में क्यों रहती है, सामान्य क्षेत्रों में क्यों नहीं रहती। इसका उत्तर यह होगा कि सामान्य जनजीवन से यह लोग कटे हुए रहते हैं।
आधुनिक जीवन में नहीं ढले हुए होते, इसलिए शायद इनको ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ हम सामंजस्य पता नहीं बैठा पाएंगे या नहीं, या इन लोगों के साथ हम रह पाएंगे या नहीं, तो ये अपनी निजता का हनन नहीं हो, इन लोगों से दूर बने रहें, इसलिए ऐसे क्षेत्रों की तलाश करते हैं जहां सामान्य लोग नहीं जा पाते। और वो ऐसे क्षेत्र यही है पहाड़ियां, रेगिस्तान, दुर्गम क्षेत्र, मरुस्थल। तो इसीलिए जनजातियां जो है ऐसे क्षेत्रों में निवास करना पसंद करती है। इसके बाद हम बात करें तो गोंड जनजाति जो है वो अपने खुद के और भी नाम रखती है। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग नाम और होता है, उसको घर पर लाड प्यार से अनेक नाम से बुलाते हैं। वैसे ही इस जनजाति के लोग अपने आप को गोंड के अलावा और भी संबोधन देते हैं। वो क्या क्या है? वो है कोईटूर और कोल। याद रखने हैं, गोंड जनजाति स्वयं को और कौन से नामों से संबोधित करती है? कोईटूर या कोल। तो ये छोटा प्रश्न हमारा कठिन शब्दों में बन सकता है। इसके हम आगे बात करें तो 16वीं से 18वीं सदी तक मध्य भारत में 4 साम्राज्यों पर इन्होंने शासन किया था। देखिए, कल हमने भील जनजाति के बारे में बात की थी, उसमें भी यह आया कि भील जनजाति ने भारत में कुछ क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, यानी उन्होंने किसी क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक इसी प्रकार गोंड जनजाति जो है उसने भी भारत के 4 क्षेत्रों में अपना साम्राज्य बनाया था, अपना शासन बनाया था। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? याद रखने, परीक्षा की दृष्टि से छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं। गोंड जनजाति ने प्राचीन काल में भारत के किस किस क्षेत्र में शासन स्थापित किया था? तो वो पहला है गढ़ मांडला, दूसरा है देवगढ़, तीसरा है चांदा और चौथा है खेड़ला। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां गोंड जनजाति ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, अपना शासन स्थापित किया था और इन क्षेत्रों का साम्राज्य चलाया था। तो फिर क्या हुआ कि इनका साम्राज्य हट गया और ये लोग जनजाति की श्रेणी में आ गए, पहाड़ों और दुर्गम श्रेणियों में रह गए। इसका कारण यह है कि मुगल और मराठा आक्रमण। हम जानते हैं भारत पर कई विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए थे, जिस वजह से यहाँ के लोगों को बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां उठानी पड़ी थी। उसी श्रेणी में जब मुगल भारत में आए थे और अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगे हुए थे, तो उन्होंने प्रत्येक राज्य पर अपना शासन स्थापित करने की दृष्टि से उस राज्य के राजा से युद्ध किया, उसे हराया और उसे वहां से भगा दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक इसी प्रकार ऐसा ही यहां हुआ। मुगल गोंड जनजाति के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, उनको हराया और उनके क्षेत्र हड़प लिए और कुछ रही सही जो कसर थी वो मराठा आक्रमणों ने पूरी कर दी। इस वजह से मुगल और मराठा आक्रमणों के कारण ये गोंड जनजाति जो है वो अपने इन 4 क्षेत्रों गढ़ मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला इनको छोड़कर दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित हो गई। यानी ये लोग अपने राज्यों को, अपने साम्राज्य को छोड़कर पहाड़ों में और जंगली क्षेत्रों में जाकर रहने लगे और इसी का परिणाम यह है कि आज ये इन क्षेत्रों में ही सीमित है। तो इन मराठा और मुगल आक्रमणों के कारण ही गोंड जनजाति को अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा और उन पहाड़ियों में या दुर्गम स्थानों में जाकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बात करते हैं गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। यह लोग भारत में कहां कहां निवास करते हैं? तो निवास क्षेत्र की दृष्टि से हम इन्हें देखें तो हम इन्हें 3 स्तर पर पढ़ेंगे। देखिए, वो किस राज्य में निवास करती है, उस राज्य में किस प्राकृतिक क्षेत्र में निवास करती है और उस प्राकृतिक क्षेत्र में कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है। इन तीनों स्तर पर बात करेंगे तो हमारा थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करें कि यह लोग ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करती है जहां सघन वन पाए जाते हैं, बहुत घनी मात्रा में जंगल पाए जाते हैं, जहां गर्मियों में तापमान 40 डिग्री तक बढ़ जाता है और जहां औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक होती है। इन क्षेत्रों में गोंड जनजाति सामान्यतः निवास करती है। तो आइए देखते हैं ये कौन से राज्यों में निवास करती है।
इनका निवास क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा जिसका वर्तमान नया नाम ओडिशा है, और असम। इन राज्यों में गौंड जनजाति सामान्यतः निवास करती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम। अब इन क्षेत्रों का ऐसा कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र है, तो उसकी बात करें तो सतपुड़ा की पहाड़ियां, मेकाल पर्वत श्रेणी, सोन देवगढ़ का उच्च भूमि भाग, बस्तर का पठार और गढ़जत की पहाड़ियां, इन पहाड़ी क्षेत्रों में गौंड जनजाति का निवास होता है। और इन प्राकृतिक क्षेत्रों में नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी, इन नदियों का उद्गम क्षेत्र भी है। तो राज्य कौन कौन से हैं, प्राकृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, और उन प्राकृतिक क्षेत्रों में कौन सी नदियों का उद्गम स्थान है, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो आइए अब इनको हम देखते हैं मानचित्र की दृष्टि से कि भारत के मानचित्र का वह कौन सा क्षेत्र है जहां गौंड जनजाति निवास करती है। तो देखिए, परीक्षा की दृष्टि से अगर हमारे सामने मानचित्र का प्रश्न आएगा तो उसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो स्टेट का नाम होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना, ये मानचित्र में दर्शाना है। या प्रश्न हो सकता है गौंड जनजाति के निवास क्षेत्र को समझाइए। तो अगर राज्य के हिसाब से हमें पूछे तो हम राज्य तो हम इजी वे में भर देते हैं, लेकिन अगर गौंड जनजाति के निवास क्षेत्र की बात आए तो थोड़ा सा हमें याद रखना है, ये प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां हम यहां बात करें तो जितने भी राज्यों के बारे में हमने चर्चा की, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो ओडिशा हो, उनके कुछ भागों को कवर करते हुए ये गौंड जनजाति भारत के इस क्षेत्र में निवास करती है। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने गौंड जनजाति के सामान्य परिचय और उसके निवास क्षेत्र के बारे में चर्चा की है। इससे आगे का टॉपिक कल वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आज आप गौंड जनजाति के सामान्य परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने नोट्स में लिखेंगे। एक मानचित्र अपनी कॉपी में बनाकर गौंड जनजाति के निवास क्षेत्रों को उसमें दर्शाएंगे ताकि आपके दिमाग में ये याद रहे कि गौंड जनजाति कहां निवास करती है। इस प्रकार आप इस गौंड जनजाति के प्रथम टॉपिक को अपने माइंड में सेट करेंगे, याद करेंगे और अपनी कॉपी में नोट्स में लिखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।